सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द सिविलॉजिस्ट। मैं आपसे एक बात वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना टाइम इस वीडियो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतनी मेरी श्योरिटी है कि आज के बाद आप कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मेरी श्योरिटी है। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखें और मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ जितना मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। सो स्टे कनेक्टेड और पूरा एंड तक देखिए और आपके जो 30 मिनट्स हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। समझते हैं कोagulation का यूज़ क्या है और क्यों इसको पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जितना हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे हम। जब हमने स्टार्टिंग में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग शुरू किया था तब हमने पार्टिकल्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जैसे सस्पेंडेड, कोलाइडल और डिसॉल्व में। क्लियर? तो जो सेटलेबल थे वो तो सेटल्स अपने आप हो जाते हैं, उसको इम ऑफ कोन में हम सेटल करवा देते हैं। लेकिन जो नॉन सेटलेबल हैं, खास करके जिसको हम कोलाइडल कहते हैं, जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं हो पाते हैं, तो उनको सेटल करवाने के लिए हम कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन की हेल्प लेते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोआगुलेशन। क्लियर? एंड दूसरी बात हमने पढ़ा था कि स्टोक्स लॉ में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है वो डी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनका जो डाया है वो इतना कम है कि ये अपने आप कभी सेटल नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं और क्यों इनको सेटल करवाना इतना ज़्यादा टफ है। क्लियर? तो सबसे पहले समझते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल जो आप डेली देखते हो, एक एग्जांपल देता हूँ। आप पानी का बकेट देखते हो, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जब भी आप कभी उस बकेट को यूज़ करते हो, मीन्स उठाते हो, तो वो पार्टिकल्स मोशन में आना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद फिर से रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका पानी मोशन में आएगा वो पार्टिकल्स भी मोशन में आ जाएंगे। तो उनको कोलाइडल पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि उनके सरफेस पे होता है नेगेटिव चार्ज। मीन्स ये कोई पार्टिकल है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी कोई पार्टिकल है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यही एक रीज़न है कि हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स कभी सेटल नहीं हो पाते। That's why we are studying about coagulation. Clear? Clear everyone? चलो अब आगे चलते हैं कि कोagulation का जो मैकेनिज्म है वो क्या है और कैसे ये काम करता है और किस तरह से हम कोagulation को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास 4 मेथड हैं। 4 मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आयोनिक लेयर कंप्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, स्वीप कोगुलेशन, इंटरपार्टिकल ब्रीजिंग। तो देखिए ये सभी, इन सब का पर्पस तो एक ही है कि पार्टिकल्स को सेटल करवाना है, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है? तो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वीप कोगुलेशन, क्योंकि प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ स्वीप कोगुलेशन ही हम यूज़ करते हैं। और क्यों करते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले चलते हैं आयोनिक लेयर कंप्रेशन पे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो पार्टिकल्स हैं उनका नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वाटर में तो H+ आयंस होते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव आयंस भी हैं, लेकिन जो अगर टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है वाटर में तो दिखती बात है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं उनका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज को ही देखते हैं और हम रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। अब रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ से हमें मिलती हैं? देखो, आपने सुना होगा नाम कोलम्स फोर्स ऑफ रिपल्सन के बारे में। कोलम्स ने ये लॉ दी थी। और एक दूसरी लॉ है वो है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है? दूसरी जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो दी थी हमें वैन डर वाल्स ने, और रिपल्सन की दी थी हमें, ये दी थी हमें कोलम्स ने, और ये दी थी हमें वैन डर वाल्स ने। अब इसको हमने क्यों पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है? अब फिजिक्स तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो देखो, एक चीज़ है जो इस मेथड में, जो ये हमारा आयोनिक लेयर कंप्रेशन मेथड है, इसमें इन दोनों फोर्सेस के बारे में
क्लियरली पता किया जाता है और जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसको रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा कर दिया जाता है ताकि नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाए, पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएं और सेटल कर जाएं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो जाता है, इसलिए इसको हम फील्ड पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्लियर। अब दूसरी बात आती है एब्जॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ने की। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। देखो इसमें क्या है, मान के चलिए आपकी जो एल्किलिनिटी है वो कम है, ठीक है। हम कोगुलेशन में कोगुलेंट कौन सा यूज़ करते हैं, बेसिकली एलम। देखो जो मैं अब आपको क्लियर करवा रहा हूँ पॉइंट, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान बना के यहाँ पे रखिए। देखो अभी एलम के बारे में पढ़ना अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी शुरू से इसको क्लियर करके चलते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, एलम का जो फॉर्मूला है क्या होता है, Al3 पॉजिटिव। ठीक है, मीन्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या देखा, हमने पहली थ्योरी में क्या पढ़ा कि हम उसको न्यूट्रलाइज करवाएंगे नेगेटिव आयंस को। तो हम बोल रहे हैं कि जो आपकी एल्किलिनिटी है वो कम है, ठीक है। तो देखो अब एलम के साथ क्या क्या होगा, अब Al3 पॉजिटिव के साथ जब एल्किलिनिटी जुड़ेगी तो क्या मिलेगा हमें। तो सबसे पहला जो हमें प्रोडक्ट मिलता है यहाँ से वो मिलता है AlOH2 पॉजिटिव, ठीक है। इसको मैं मान के चल रहा हूँ इक्वेशन 1। और जब AlOH2 पॉजिटिव को फिर से हम एल्किलिनिटी से ऐड करेंगे, दूसरा जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा AlOH2 होल ट्वाइस, ओके। और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है, वो हमें मिलता है क्या, AlOH थ्राइस। तो इससे क्या समझ आता है आपको, यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से हमें इतनी चीज़ क्लियर है कि अगर मुझे 1 मोल ऑफ AlOH3 बनाना है तो मुझे एलम का तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही मोल चाहिए, लेकिन मुझे एल्किलिनिटी के 3 मोल्स चाहिए। क्लियर, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ से। तो सिर्फ और सिर्फ यही है जो सेकंड थ्योरी हमसे कहना चाहती है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जब हम एलम यूज़ करते हैं उसका पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे काम करता है, इसीलिए इसको ऑब्जर्प्शन के नाम से दिया गया है इस थ्योरी को। और क्लियर है नाम से ही, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। अब इम्पॉर्टेंट है स्वीप कोआगुलेशन। अब स्वीप कोआगुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्वीप कोआगुलेशन के बारे में पढ़ना बेसिकली थ्योरी है। देखिए अब इसको यूज़ करेंगे जब एल्किलिनिटी बहुत हाई होती है। जब एल्किलिनिटी आपके वाटर में हाई होगी, ठीक है, और टर्बिडिटी भी हाई होगी, तब इसको यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये स्टिकी प्रेसिपिटेंट बनाता है और सभी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको सेटल करवाता है स्वीप कोआगुलेशन में। क्लियर। और इंटर पार्टिकल्स ब्रिजिंग की बात करें तो पार्टिकल्स टू पार्टिकल एक तरह से ब्रिज बनता है जिसको हम इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग के नाम से जानते हैं, या आप बोल सकते हैं लॉन्ग चेन कंपाउंड बनते हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसी तरह से कुछ समझ के चलिए, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे मैकेनिज़म्स हैं कोआगुलेशन के। अब जो हमारी स्वीप कोआगुलेशन मैंने आपको बताया कि एलम ऐड करते हैं, ये सब होता है, तो इसके भी फील्ड में कुछ केसेस हैं जो प्रैक्टिकली हो सकता है। अब देखो एल्कलिनिटी हो सकता है पानी में ज़्यादा है, हो सकता है टर्बिडिटी आपको कम मिले, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात आती है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसके कुछ केस हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला केस है अगर हाई टर्बिडिटी है और हाई एल्कलिनिटी है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि स्वीप कोआगुलेशन में हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, यहाँ से आपको एमसीक्यूज बन सकता है। अगर आपको इसी तरह से कंडीशंस दी जाएँ एग्ज़ाम में कि आपका वाटर हाई टर्बिड है और हाई अल्कलाइन है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे कोआगुलेशन का, तो आप करोगे स्वीप कोआगुलेशन, ठीक है। कौन सा, स्वीप कोआगुलेशन यूज़ करोगे इसके लिए, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो दूसरी बात ये है कि हाई टर्बिडिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या समझते हो आप इससे? हाई टर्बिडिटी का मतलब हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं नंबर्स में, ठीक है? मीन्स जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। एबिलिटी टू पास लाइट इज़ कॉल्ड टर्बिडिटी, ठीक है? तो लाइट तो कहाँ से पास होगी अगर हाई टर्बिडिटी है, तो मीन्स बहुत सारे नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं और हाई एल्कलिनिटी भी है, ठीक है? तो हम स्वीप कोगुलेशन का यूज़ करके इसको आराम से सेटल करवा सकते हैं। अब बात आती है हाई टर्बिडिटी और लो एल्कलिनिटी की। अब यहाँ पे क्या लिखा है? लो एल्कलिनिटी। अब चलो उस जो हमने रिएक्शन पढ़ी वहाँ पे आते हैं। अब हमने देखा कि एल्कलिनिटी लो है, तो कहीं न कहीं आपकी जो ये रिएक्शन है वो या तो पहले पे या दूसरे पे ही ख़त्म हो जाएगी। ये फाइनल प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो ये OH आयन्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है? तो बेसिकली ये कहीं सरफेस पे ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था एडजॉर्प्शन थ्योरी, वो यहाँ पे काम आती है। क्लियर? अब तीसरी बात है लो टर्बिडिटी हाई एल्कलिनिटी। मीन्स टू से कि आपकी जो टर्बिडिटी है वो लो है और एल्कलिनिटी हाई है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें एक चीज़ की जा सकती है कि आपकी टर्बिडिटी को हम बढ़ा सकते हैं। और कैसे बढ़ा सकते हैं, क्यों बढ़ाना है इसको? मैंने आपसे कहा कि जो स्वीप कोगुलेशन है वो सबसे बेस्ट है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये है कि हाई एल्कलिनिटी और हाई टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी तो हम बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं इसको? कि हम कोगुलेशन एड नाम से, मीन्स कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से ऐड करेंगे टर्बिडिटी। जैसे कि एग्जांपल आपको बताया जाए तो क्ले इज़ द बेस्ट एग्जांपल और इसी का एक बार जो बेंटोनाइट क्ले हम कहते हैं, तो बेंटोनाइट क्ले यूज़ करते हैं हम टर्बिडिटी बढ़ाने के लिए और ताकि हम स्वीप कोगुलेशन का यूज़ कर सकें, ठीक है? और यहाँ पे है लो टर्बिडिटी लो एल्कलिनिटी। यहाँ पे भी अगर मैं टर्बिडिटी को हाई कर देता हूँ तो ये सेकंड केस बन रहा है हाई टर्बिडिटी लो एल्कलिनिटी का। क्लियर? तो ये यहाँ पे भी हम ऑब्जर्प्शन थ्योरी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है? अब बात आती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो कोआगुलेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से कोआगुलेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है एलम। हम एलम ही यूज़ क्यों करते हैं? चलो मैं पहले नाम लिख लेता हूँ जितने भी हैं। एलम हो गया, कॉपरस हो गया, ठीक है? तीसरा मान के चलिए आप सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट, इसको क्या लिख सकते हैं हम? Na एल्यूमिनेट है ना, ठीक है? या हो गया आपका लाइम। तो हम सबसे ज़्यादा एलम को ही क्यों प्रेफर करते हैं, बाकियों को क्यों प्रेफर नहीं किया जाता? सबसे पहली बात देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे बेस्ट है सोडियम एल्यूमिनेट इन सब में, लेकिन फिर भी हम एलम का यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो इसकी कॉस्ट लो है, दूसरी बात इसका जो पीएच है जिसमें ये रिएक्ट करता है वो है 6.5 टू 8.5 और यही है हमारा ड्रिंकिंग वाटर का पीएच भी। क्लियर? तो इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है और ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है ये इसकी कॉस्ट 50% ज़्यादा है एलम से, तो क्यों यूज़ करें इसको? और लाइम तो वैसे भी इतना यूज़फुल नहीं है और कॉपरस का जो पीएच है वो ड्रिंकिंग वाटर की रेंज में नहीं आता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है? और एक चीज़ और है देखो, एलम का जो केमिकल फॉर्मूला है Al SO4 318H2O, ठीक है? अब इसकी रिएक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। तो हम इसकी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से हम शुरू करते हैं जो हमारी रिएक्शन है और इस रिएक्शन को याद करने का भी मैं आपको ट्रिक बता दूँगा, ठीक है? जो कभी आप भूलोगे नहीं फिर, ठीक है? देखो एल्कलिनिटी हमने शुरू में आपको याद होगी तो मैंने एक चीज़ बताई थी, एल्कलिनिटी 3 चीज़ों की वजह से हो सकती है। एक हाइड्रोक्सिल,
ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो जो हाइड्रोक्सिल है उसके लिए जो पीएच की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा चाहिए हमें। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तब जाके हमारे हाइड्रोक्सिल के जो आयंस है वो बनेंगे। अगर पीएच ज़्यादा है तब ये आयंस बनेंगे हाइड्रोक्सिल के। उससे थोड़ा सा कम है अगर पीएच कहीं, तो कार्बोनेट के बनेंगे। ठीक है, और उससे भी कम है, ठीक है, उससे भी कम है तब जाके हमारे बनते हैं बाइकार्बोनेट के। तो इसीलिए हम बाइकार्बोनेट को लेते हैं, क्योंकि हमारे वाटर का पीएच लगभग 7 के आसपास होता है और 7 के आसपास हमें बाइकार्बोनेट ही मिलता है। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे बाइकार्बोनेट। ठीक है, एल्कलिनिटी के साथ ये हो गया एल्कलिनिटी। चलो मैं यहाँ से शुरू से करता हूँ इसको। 3CaHCO3। अब समझ आया ना आपको मैंने बाइकार्बोनेट क्यों यूज़ किया। अब इसके साथ हम एलम को ऐड करेंगे। एलम का केमिकल फॉर्मूला SO4 3 × 18 H2O। देखो यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, वो इंटरेस्टिंग है और आपको वैसे ही इसको याद रखना है। क्या मिलता है, OH3 प्लस 3CaSO4 क्लियर, 6CO2 और 18H2O एज इट इज़। ठीक है, यहाँ से आप याद कैसे रख सकते हैं इनको जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं। देखो डिक्शनरी तो सबने पढ़ी है। सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर CaCO और H। ठीक है, और कितना कितना देखो, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। रख सकते हो याद, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये होगी हमारी जो रिएक्शन है फाइनल। अब इस रिएक्शन से क्या कंक्लूजन मिलता है हमें, इसको पढ़ने का क्या मतलब था, मैंने क्यों पढ़ा आपके लिए ये रिएक्शन यहाँ पे डिटरमिन की। देखो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका कंक्लूजन में, देखो आपका जो है वो पीएच जो है वो मीडियम का कम होगा। क्यों होगा, देखो क्या है, CO2 मिल रहा है हमें फाइनल, और जब CO2 पानी के साथ मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, अगर एसिड है तो 7 से कम वैल्यू है मतलब, तो आपका पीएच की वैल्यू क्या हुई, कम, रिड्यूस हुई। क्लियर, तो अगर देखो एलम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम। तो ये एमसीक्यूज भी बन सकता है आपका। दूसरा चीज़ क्या हो सकती है, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको, CaSO4, कुछ याद आया। जब हमने हार्डनेस के बारे में पढ़ा था तब ये कुछ याद आया था। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हुआ तो आपकी परमानेंट हार्डनेस आ सकती है। तो एक चीज़ है उसको हमेशा याद रखिए कि जब भी आप देखो, जो हम हार्डनेस रिमूवल करेंगे वो हमेशा कोआगुलेशन के बाद करेंगे। जब कोआगुलेशन के साथ मतलब कोआगुलेट हो जाएगा आपका, कोआगुलेशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद जाके हार्डनेस को रिमूव करेंगे। उसको दूसरा नाम क्या है, सॉफ्टनिंग। तो सॉफ्टनिंग किसके साथ होगी, अलोंग विथ कोआगुलेशन। क्यों होगी, अब मानो पानी आ रहा है, आप उसकी सॉफ्टनिंग कर रहे हो, फिर दोबारा कोआगुलेशन कर रहे हो और दोबारा सॉफ्टनिंग कर रहे हो, तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो बेटर है आप कोआगुलेशन करने के बाद उसकी सॉफ्टनिंग करो, तो आपको वो इकोनॉमिकल पड़ेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, तीसरी बात एक चीज़ ये है कि जो एलम है वो आपके स्टिकी प्रेसिपिटेंट बनाता है। स्टिकी प्रेसिपिटेंट मीन्स प्रेसिपिटेंट होता है जो सेटल हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स प्रेसिपिटेंट हुआ जो किसी भी फॉर्म में नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ एलम के बारे में, वो है द 1 2 3 4 थ्योरी। इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखिए। और क्या है ये 1 2 3 4 थ्योरी, वो है 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एलम। अगर आप 1 मिलीग्राम पर लीटर एलम अगर पानी में डाल रहे हो तो आपको 0.234 मिलीग्राम पर लीटर एक्स्ट्रा स्लज मिलेगा। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, अब ये 1 2 3 4 थ्योरी ये सब कुछ तो हो गया।
अब इसको यूज़ कहाँ करना है, जो हमने सब कुछ पढ़ा तो सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है यहाँ से। जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था किसके बारे में, कोआगुलेशन के बारे में। देखो एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आपका कोआगुलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, हमने पढ़ा देखो कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में सबसे पहले कि होते क्या हैं और उनको रिमूव करना क्यों इतना टफ है, क्योंकि ये रिपेल करते हैं, नेगेटिव इनका चार्ज होता है तो न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। ठीक है, अब हमने उसके बाद मैकेनिज्म्स पढ़े 4 तरह के, और हमने जाना कि स्वीप कोआगुलेशन सबसे बेस्ट है। उसके बाद हमने एलम की जो और एल्किलिनिटी की जो रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ा, और हमने जाना कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए कि हाई टर्बिडिटी हो सकती है, हाई एल्किलिनिटी, जितने भी चारों के चारों यहाँ पे हमने पॉसिबल केसेस हैं वो सभी डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद हमने कोआगुलेंट्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, एलम को ही क्यों हम प्रेफर करते हैं, बाकियों को क्यों नहीं। और उसके बाद हमने जाना कि एलम ऐड करने के बाद क्या होता है, पीएच कम हो जाता है, परमानेंट हार्डनेस आ जाती है और स्टिकी प्रेसिपिटेंट बनते हैं। और एक और थ्योरी हमने पढ़ी, द 1 2 3 4 थ्योरी, इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, क्लियर। चलो अब आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। अब आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा है, कोआगुलेशन ट्रीटमेंट प्लांट with a flow of 0.5 cubic is dosing LM of rate of 20 मिलीग्राम पर लीटर। मीन्स एलम का डोज है 20 मिलीग्राम पर लीटर और जो फ्लो है वो 0.5 क्यूबिक से आ रहा है। रॉ वाटर जो है उसके सस्पेंडेड सॉल्यूशन है 35 मिलीग्राम पर लीटर और एफ्लुएंट इतना। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे स्लज जनरेशन पूछा है कितना हो रहा है। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 1 mld इंटू 1 मिलीग्राम पर लीटर, इससे हमें क्या मिलता है 1 किलोग्राम पर डे। ये यूनिट कन्वर्शन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने का। अब मैं आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अब मैं मान के चलता हूँ ये हमारा कोई टैंक था। ठीक है, यहाँ से इनफ्लो था, कितना था क्वेश्चन में दिया होगा, इनफ्लो है देखो 35 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा है यहाँ से 35, और यहाँ से 10 मिलीग्राम पर लीटर जा रहा है। तो इससे चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सेटल हुआ, स्लज यहाँ पे मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हुए। हमने एलएम भी ऐड किया था इसमें। एलएम का डोज क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो एलएम भी गिव यहाँ पे ऐड है। तो मीन्स आपने कोआगुलेंट डाला, उसने पार्टिकल से चिपक के उनको सेटल करवाया नीचे, तो यहाँ बॉटम में सेटल हुए। तो देखो सबसे पहले 35 मिलीग्राम पर लीटर था और 10 मिलीग्राम पर लीटर यहाँ से आपके सॉलिड्स बाहर हो गए। तो मीन्स 25 मिलीग्राम पर लीटर यहाँ पे हैं आपके सॉलिड्स, और उनके साथ आपका एलम भी है। तो अब हम चलते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। अब क्या पढ़ा था हमने 1 2 3 4 थ्योरी। क्या बोला था मैंने आपको, मैंने कहा था कि 1 मिलीग्राम पर लीटर अगर एलम ऐड करता हूँ तो मुझे 0.234 मिलीग्राम पर लीटर क्या मिलता है, स्लज। हमसे स्लज जनरेशन ही पूछा है ना। अब 20 के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 इंटू 0.234 कितना आएगा, मुझे नहीं पता, एक मिनट कैलकुलेट करता हूँ मैं। यस, ये आएगा 4.68 मिलीग्राम पर लीटर स्लज आ जाएगा आपका। ये आया सिर्फ आपका किसकी वजह से, एलम की वजह से जितना आ रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या है, आपका फ्लो कितना था क्वेश्चन में दिया हुआ 0.5 क्यूमिक। अब यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्यूमिक्स में है। इसको मैंने अभी भी क्या कहा आपको, mld और मिलीग्राम पर लीटर। ये तो आ गए भैया मिलीग्राम पर लीटर में, और इसको लेके आना है हमने क्यूमिक को mld में। ठीक है, mld में कैसे लेके आएंगे इसको, तो देखो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो वो होता है 1 इंटू 86400
अपॉन 1000, ये सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये मीटर्स को, ठीक है। तो यहाँ से आता है हमारा 86.4 mld, और ये कितना है 0.5 क्यूमिक है, तो 0.5 सीधा याद रखिए ना इसको। अगर कोई भी क्यूमिक में है तो इसको 86.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसकी वैल्यू mld में आ जाएगी। तो 43.2 mld आ गया यहाँ से। क्लियर, ये आ गया आपका फ्लो, ठीक है। अब अभी हमने कहा एलएम की वजह से, ये है फ्लो की वजह से, ठीक है। तो दोनों को इकट्ठा कर दें तो कितना था 4.68 इंटू 43.2। अब किस में आएगा ये आएगा आपका किलोग्राम पर डे में। क्यों, क्या इक्वेशन थी, mld इंटू मिलीग्राम पर लीटर से क्या मिलता है, किलोग्राम पर डे। तो ये मिलीग्राम पर लीटर, ये mld में है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 1 मिनट में क्या आंसर है, मैं 1 मिनट सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है। कितना आएगा, ये आएगा 202.176 किलोग्राम पर डे। ये आया आपका सिर्फ और सिर्फ कोगुलेंट्स की वजह से। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि ये पार्टिकल्स भी तो हैं, तो इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो कितना था 25 था ना वो ऊपर बचा हुआ, और दूसरी बात ये कितना था, फ्लो कितना है 43.2, ये है आपका मिलीग्राम पर लीटर में, ये है mld में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा किलोग्राम पर डे में कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1080 किलोग्राम पर डे, ठीक है। ये पार्टिकल्स की वजह से, ये है फ्लो की वजह से। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, टोटल स्लज जनरेशन। तो टोटल स्लज हमें मिल जाएगा 1282 टन्स पर डे। क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हमने इसको क्लियर किया है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी। अब चलते हैं फ्लोकुलेशन के ऊपर। कोगुलेशन का समझ आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। अब देखो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन में फ़र्क क्या है। कोगुलेशन का मतलब है कि आप सिर्फ कोगुलेंट्स को डाल रहे हो, सेटल करवा रहे हो। लेकिन फ्लोकुलेशन में एक चीज़ आती है, वो है मिक्सिंग। यहाँ पे हम मिक्सिंग करते हैं और दो तरह से करते हैं, एक रैपिड जल्दी जल्दी, एक स्लो। और जिसमें करते हैं हम उसको कहते हैं क्या, क्लेरिफ्लोकुलेटर। क्लेरिफ्लोकुलेटर्स में करते हैं इसको। अगर इसको रैपिड करते हैं तो रैपिड क्या हुआ, जल्दी जल्दी घुमाया, बात ख़त्म। और दूसरा हुआ स्लो। अब अगर हम रैपिड करेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या होगा, जो फ्लॉक्स हैं वो छोटे छोटे बनेंगे और इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और अगर स्लो करेंगे तो फ्लॉक्स बहुत बड़े बड़े साइज़ के बनेंगे, क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है, और डेंस कम होंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताई थी मैंने आपको कि जो सेटलिंग में है, जो डेंसिटी इतनी मायने नहीं रखती है जितना साइज मायने रखता है, क्योंकि d² है। क्लियर, तो जितना बड़ा साइज उतनी ज़्यादा सेटलमेंट। तो स्लो को हम प्रेफर करते हैं फ्लोकुलेशन में, ठीक है। अब दो टर्म्स हैं फ्लोकुलेशन में, एक है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसको हम g से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको मैं कहूँगा मीन्स कितनी रोटेशन हो रही है पर मिनट, मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, ठीक है। और दूसरा है मिक्सिंग टाइम, दूसरा क्या है, मिक्सिंग टाइम। इसको डिनोट करेंगे हम t से, ठीक है। दो टर्म्स मैंने आपको बताई, ठीक है, एक मिक्सिंग टाइम और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मीन्स मेरी रोटेशंस बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा रोटेशंस, और उसका मतलब हुआ टाइम कम है। तो क्या होगा, आपके फ्लॉक्स क्या होंगे, वो छोटे छोटे साइज़ के बनेंगे,
साइज कम होगा। ठीक है, अगर मैं जी की वैल्यू कम करता हूँ, टाइम की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, उल्टा करता हूँ, तो फ्लॉक्स क्या होंगे, साइज उनका बड़ा हो जाएगा। ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें एक फॉर्मूला है, उसको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखिए कि पावर जनरेशन ऑफ क्लोरीफ्लोकुलेटर का कितनी पावर कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है जी स्क्वायर म्यू वी। वी है आपकी वॉल्यूम, ये है आपकी डायनामिक विस्कोसिटी, और जी तो बता दिया है आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, क्लियर ना यहाँ से। तो अब फ्लोकुलेशन के ऊपर भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद छुट्टी। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़िए, आराम से पढ़िए। फ्लेक्स मिक्सचर ऑफ 3 मीटर क्यूब विद वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया है हमें 36,000 पर मिनट। और अब देखो मैंने क्या कहा था, डायनामिक विस्कोसिटी फॉर्मूला क्या था पावर जनरेशन का, P इजिकल टू जी स्क्वेयर म्यू पी था ना। अब ये पास्कल सेकंड किसकी यूनिट्स हैं, डायनामिक की है ना। ये चीज़ याद रखिए कि किस चीज़ में दी हुई है, तो डायनामिक में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो निकाल सकते हैं यहाँ से, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करिए, बस आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। और हाँ, एक चीज़ और, ये आपकी जो मिनट्स हैं इनको आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। और दूसरी चीज़ एक और है, ये फ्लैक्स मिक्सचर ऑफ ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये फर्जी डाटा है, इसको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पर वॉल्यूम, पावर रिक्वायर्ड पर वॉल्यूम पूछा है हमसे। तो ये फॉर्मूला को मैं क्या, वी इस साइड चला जाएगा ना, पावर अपॉन वॉल्यूम, तो वहाँ क्या बचेगा, जी स्क्वायर म्यू। म्यू क्वेश्चन में गिवन है, जी की वैल्यू है 36,000, ये है मिनट में, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए और म्यू की वैल्यू को एज इट इज़ पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा आपका 360, ये आएगा वॉट में, और आपसे पूछा है किलो वॉट में, तो 0.36 किलो वॉट। दिस इज़ द आंसर। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और ये टॉपिक्स कभी आपको भूलेंगे नहीं इन फ्यूचर। अब क्लियर, तो चलिए यहीं पे शुरू करते हैं आज की वीडियो।